तो जैसा कि माना जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल रख दिया है। तो क्या माना जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस आरक्षण बिल के आधार पर जीता जा सकता है? और दूसरा, क्या अब अर्ली इलेक्शन की तरफ मोदी जी जा सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल के बहाने वो देश की आधी आबादी यानी आधे वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो महिला आरक्षण बिल, कम से कम एक बात तो सही रही कि बीजेपी के इस मूव को यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अब चौंकाना बंद कर दिया है। बड़ा गुप्त रखा गया, लेकिन 3-4 दिन पहले ही इंडिया को, पॉलिटिकल फ्रंट को भनक हो गई थी, कांग्रेस को शायद कुछ भनक हो गई थी, इसीलिए सबने कहना शुरू कर दिया था महिला आरक्षण बिल पास कराओ, महिला आरक्षण बिल पास कराओ, महिला आरक्षण बिल पास कराओ। तो एक तरह से जो ये नॉवेल्टी वाला, चौंकाने वाला तत्व था वो फुस हो गया, एक चीज़। दूसरा, 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास करवा लिया था मनमोहन सिंह सरकार ने। आप जानते हैं कि लोकसभा में कोई बिल रखा जाए और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो उसके साथ साथ वो बिल खत्म हो जाता है, लेकिन राज्यसभा चूंकि स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है, ऐसे में कोई बिल अगर पास हो जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। अब कायदे से एक काम हो सकता था कि महिला आरक्षण बिल जो राज्यसभा में पारित था और उसको हूबहू लोकसभा में पारित कराने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन बीजेपी फिर खुद को कैसे श्रेय लेती, क्योंकि वैसे सोनिया गांधी और इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था महिला आरक्षण बिल हमारा है, महिला आरक्षण बिल हमारा है। तो नहले पे दहला मारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी अब राज्यसभा वाला बिल, पुराना बिल वापस ले लिया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं, या वापस लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो राज्यसभा में है। जब अभी लोकसभा में एक नया बिल नए सिरे से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, तो 2/3 सांसदों की ज़रूरत होगी। चूँकि कांग्रेस भी साथ में है, वाम दल भी साथ में है, तमाम बड़े छोटे दल, कुछ एक दलों के ऑब्जेक्शन को छोड़कर, तो आराम से जो लोकसभा में 2/3 बहुमत 360-380 का चाहिए होगा, वो आसानी से हासिल हो जाएगा। राज्यसभा में 180 का चाहिए होगा, वो भी 160 का चाहिए होगा, 2/3 बहुमत के हिसाब से वो भी हासिल हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस एन ब्लॉक 34-35 हैं उसके राज्यसभा में भी, वो साथ देंगे। बड़ी बात इसको पास कराने की नहीं है, बड़ी बात है कि बीजेपी नया बिल इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही है कि वो कांग्रेस को कोई श्रेय नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री ने तो नई संसद की बिल्डिंग में अपने पहले ही भाषण में कह दिया कि पुरानी सरकारों ने महिला आरक्षण बिल को पास कराने में ज़्यादा बड़ी ईमानदारी नहीं जताई या ज़्यादा मेहनत नहीं की। 1996 में ये बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था जब देवेगौड़ा की सरकार थी, करीब करीब बात बन गई थी। सीपीएम की नेता गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग पैनल के पास ये बिल गया था, बहुत सारी चीज़ों पर गहराई से विचार किया था। आज जो बिल रखा गया है उसके पीछे गीता मुखर्जी की समिति की जो स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसकी भूमिका रही। फिर मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में जो स्टैंडिंग कमेटी बनी 2012 में, उसकी भी बड़ी भूमिका रही। तो मोदी जी को ये श्रेय थोड़ा सा उन सरकारों को भी, देवेगौड़ा की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को बड़े दिल से देना चाहिए था और विस्तार से देना चाहिए था। जिक्र भर करने से काम नहीं चलेगा। और एक चीज़ ये कहा जा सकता है, तो यानी पॉलिटिक्स है इसके पीछे। अब 33% आरक्षण 543 में से, लेकिन ये 2024 में लागू होने वाला नहीं है। अभी जनसंख्या का देखिए, 2021 में जनसंख्या की जनगणना होनी थी, सेंसस होनी थी, वो नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। अब 2024 तक नहीं होगी, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होगी और करीब करीब 6-8-10 महीने लग ही जाते हैं। तो यानी 2026 से पहले नहीं आ पाएगी हमारे पास कहानी, और 2026 तक ही डीलिमिटेशन नए सिरे से होना है। तो डीलिमिटेशन होगा, उसकी रिपोर्ट 2027 के आखिरी तक आएगी।
तो उसके बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। मोटे तौर पर यह खाका खींचा जा रहा है। तो इसमें कुछ लोगों को संदेह है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी ये बिल कानून पास हो पाएगा, लागू हो पाएगा या धरातल पर नहीं हो पाएगा, इसको लेकर भी कुछ लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 2029 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये लागू हो जाए। 2/3 बहुमत से आपको राज्यसभा लोकसभा में पास कराना है और फिर आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं से इस बिल को इसको बिल को पास कराना ज़रूरी होगा। 33% आरक्षण 1, रोटेशन वाइज आरक्षण 2। इसके तहत SC/ST की जो सीटें हैं, जो तयशुदा सीटें हैं, उसका भी 33% महिलाओं के लिए होगा। तो ये काम अच्छा किया मोदी सरकार ने, क्योंकि पहले वाले बिल में, राज्यसभा में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें इस तरह की बात को लेकर साफ तौर पर कुछ साफगोई के साथ कुछ कहा नहीं गया था और इसको बड़ा मुद्दा बना लिया था सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियों ने। शरद यादव ने तो कह दिया था कि बाहाँ कटी महिलाएं और बल कटी महिलाएं, बाल कटी महिलाएं, यानी सम्भ्रांत घर की महिलाएं इस बहाने, इस बिल के सहारे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में आ जाएंगी और गांव की जो असली महिलाएं हैं, जो असली श्रम शक्ति है, वो महरूम रह जाएगी। SC/ST, अल्पसंख्यक और OBC की महिलाओं के साथ अन्याय हो जाएगा, ये मोटे तौर पर उनका कहना था। लेकिन अब कोटा में कोटा भी दे दिया गया है और विधानसभाओं में भी यही चीज़ इसी ढंग से लागू की जाएगी, तो एक बड़ा ऐतराज़ खत्म हो गया। लेकिन एक दूसरा ऐतराज़ है कि OBC के कोटे की बात हो रही है। यह गीता मुखर्जी की रिपोर्ट में भी था और ये मार्गरेट अल्वा कमेटी की रिपोर्ट में भी था कि OBC को भी आरक्षण, OBC महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में SC को आरक्षण है, ST को आरक्षण है, लेकिन OBC को पॉलिटिकल आरक्षण नहीं मिला। पॉलिटिकल आरक्षण SC/ST और OBC को मिला हुआ है स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में। तो इसके लिए नए सिरे से संशोधन करना पड़ेगा अगर सरकार उस दिशा में सोच रही है। अभी तक जो बिल मैंने देखा है उसमें OBC वाला कोई प्रावधान अभी तक तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियां इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती हैं और ये कह सकती हैं कि OBC महिलाओं को महरूम कर दिया गया है। इस तरह की कुछ चीज़ें वो अपना एक माहौल बनाने की कोशिश कर सकती हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब देखिए साहब, G20 सफलतापूर्वक आपने कर लिया, चंद्रयान 3 आपने चांद पर सफलतापूर्वक भेज दिया। हालांकि उसमें मोदी जी का क्या रोल है और साइंटिस्टों का क्या रोल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अब इंडिया में थोड़ी फूट है, थोड़ा सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, सीट शेयरिंग को लेकर थोड़े मसले बने हुए हैं और ऐसे में अब मोदी जी को क्या चाहिए? मोदी जी को विधानसभा चुनाव में के साथ साथ लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर कर देना चाहिए। कुछ लोग यहाँ ये बातें करने लगे हैं, क्या मोदी ऐसा कर पाएंगे? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, राम मंदिर अगले साल जनवरी फरवरी में वो एक माहौल बनाया जाएगा, उद्घाटन का एक सिलसिला शुरू होगा और सनातन धर्म वाला विवाद भी तब तक चलाती रहेगी बीजेपी और उसके आधार पर वो चुनाव में जाना पसंद करेगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी G20 हो गया, चंद्रयान हो गया, महिला आरक्षण बिल हो गया और इसके साथ साथ फिर सनातन धर्म को लेकर विरोध अभी काफ़ी है, तो इन चीज़ों के आधार पर मोदी जी को चले जाना चाहिए। फिर पांचवी बात है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसमें बीजेपी की स्थिति राजस्थान को छोड़कर बाकी जगह काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही है। तो लोकसभा चुनाव भी विधानसभा चुनाव के साथ साथ हो जाएंगे और इस बहाने कुछ और विधानसभाओं के चुनाव को भी अगर बीजेपी चाहे तो एक साथ करा सकती है, जहां उनकी सरकारें हैं और जहां अगले साल चुनाव होने हैं। तो एक मोटे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ भी वो अपनी तरफ से पहल करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में एक बड़ा माहौल बना सकते हैं। क्या बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा पर बढ़ रहे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। इस पर विस्तार से आगे कभी बात करेंगे। शुक्रिया आप सबका, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।